हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था वो था हमारा कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। उसमें हमने इनर्शिया के टाइप्स देखे थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। ओके, तो ये उसमें का जो एग्जाम्पल है इनर्शिया टाइप्स ऑफ इनर्शिया का जो एग्जाम्पल है, अगर सडनली अगर स्टार्ट अगर होती है, when the bus suddenly starts from the rest and when the bus suddenly stops, मोशन में से स्टॉप हो रही है और रेस्ट पोजीशन में से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट पोजीशन में से स्टार्ट हो रही है यानी कि कौन से इनर्शिया का एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, और सडनली स्टॉप मोशन से सडनली स्टॉप हो रही है, इट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन दोनों इसमें देखो डियर, हमने भी एक्सपीरियंस किया है, हम भी बस में ट्रेवलिंग करते हैं, तो दोनों केसेस में जो बॉडी का जो थ्रो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। सिर्फ अपर बॉडी क्या होती है, थ्रो होती है। व्हेन द बस सडनली स्टॉप, ओके, और हमारी जो अपर जो बॉडी है, हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रोज फॉरवर्ड। हमारा जो पार्ट है बॉडी का अपर पार्ट, वो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो होता है। लेकिन जब बस सडनली स्टार्ट होती है रेस्ट पोजीशन से, तो हमारा जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, थ्रो होता है। इट इज थ्रोन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस सडनली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड व्हेन बस सडनली स्टॉप, देन आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू इन द थ्रोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, दोनों भी केसेस में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। अब अपर पार्ट, अब पहली अगर केस आपने अगर कंसीडर अगर की, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अपर पार्ट का जो रहेगा यहां से इतना भाग, ओके, ऊपर का जो है यहां से इतना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नीचे का जो भाग है, जो नीचे का जो पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। दैट इज इट इज रेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कम टू रेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन मोशन, किसमें, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, व्हेन द बस स्टॉप सडनली। और रेस्ट पोजीशन में क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन मोशन एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट ओवरकम फ्रॉम इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ओके, तो क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी क्या होगा, मोशन में आएगा एंड इट इज ओवरकम फ्रॉम द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, एंड अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट नो फोर्स रिसीव टू अवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इट इज कम टू रेस्ट, इट इज इन रेस्ट पोजीशन। सो हमारा जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, थ्रो होगा। ये इसमें का डिफरेंस था डियर स्टूडेंट। दो एग्जाम्पल में डिफरेंस एग्जाम्पल थे, बॉडी when the bus starts suddenly from the rest and bus stop suddenly, start और stop। ओके, तो वो हो गया हमारा इनर्शिया का था। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहां पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। ओके, टू बॉडीज possess the same mass but different velocity, is it both the body possess the same inertia? आपका आंसर क्या होगा, बोथ सेम मास है, क्या है, सेम मास है, बट वेलोसिटी डिफरेंट है। एक रेस्ट पोजीशन में है और दूसरा मूविंग पोजीशन में है, यानी उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि और अनदर वे एक की स्पीड ज्यादा है, दूसरे की स्पीड क्या है, कम है। तो दोनों बॉडी क्या पजेस करेंगे, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओनली इनर्शिया क्या करेंगे, पजेस करेंगे, दोनों बॉडी सेम इनर्शिया पजेस करेंगे। आपका आंसर क्या होने को ना डियर स्टूडेंट, यस, इट इज पजेस द सेम इनर्शिया। व्हाई, बिकॉज द इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, it is does not depends upon the speed of the body or velocity of the body. This shift inertia is proportional to mass. कौन सा inertia has no dimension, no unit. लेकिन अगर kind of changes अगर occurs होता है, that is the resistance offer
टू चेंज द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी, तो वो इनर्शिया कौन सा होगा? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूनिट भी रहेगा और डायमेंशन भी रहेगी। उसको हम रोटेशनल डायनेमिक्स में, रोटेशनल मोशन में उसका हमने स्टडी किया है। ओके, तो अब हमारा जो आर्टिकल है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट भी आपको पता है, हम रिवाइज करते हैं। दैट इज every body continue in its state of rest or uniform motion along straight line. Every body continues in a state of rest or uniform motion along a straight line unless it is compelled by some external force to change the state. Every body continues in a state of rest or uniform motion along a straight line unless it is compelled by some external force to change the state. अब ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स first law of motion defines force, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी रिमेन इन इट्स रेस्ट पोजीशन और कंटिन्यू टू मूव इन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता तब तक वो वही स्टेट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यानी जो फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड टू चेंज दैट स्टेट। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो मोशन में लाना पड़ेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको उसका मोशन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यही इससे क्या होता है? इंडिकेट होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ से। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द फोर्स। सेकंड जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज दी, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। हमने इनर्शिया को देखा है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द बॉडी, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन खुद चेंज होना पॉसिबल नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं? इनएबिलिटी ऑफ बॉडी। ओके, मीन्स नो चेंजेस ऑकर्स, नो चेंज स्टेट, नो स्टेट चेंज बाय इटसेल्फ। खुद चेंज स्टेट नहीं होती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही इसमें कहा गया है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते। और यही इनएबिलिटी ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स, एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is the law of inertia, means it is gives the definition of inertia. So why the Newton's first law is called as the law of inertia? Because it is gives the concept of inertia, it is related to inertia. Okay, और उसके बाद एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट, आपको पता ही होगा वो क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जो है वो है लीनियर मोमेंटम। वो जो क्वांटिटी है वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को क्या कहा गया है डियर स्टूडेंट? लीनियर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय पी। लीनियर मोमेंटम का सिंबल है पी, और इसे क्या कहा गया? लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन in body, quantity of motion contained in the body, quantity of motion contained in the body, and this linear momentum is measured, it is mathematically related as it is mathematically related with mass and velocity, means it is measured in terms of mass and velocity, that is P equal to, it is the product of mass and velocity, P equal to mv, P equal to mv, means mathematically it is related as a product of mass and velocity. It is also expressed in terms of force, बाद में हम देखते हैं फोर्स में कैसा एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो ये जो है इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है फिर इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी इट इज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब अगर यहां पे अगर हमने m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ओके, मैथमेटिकली कैसे रिलेटेड? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को अलोंग करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। अगर अब हम कंडीशन दे रहे हैं, इफ p इज कांस्टेंट, दैट इज मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, देन mv इक्वल टू कांस्टेंट, सो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इट इज पॉजेस द लाइटर मास। कंडीशन है कौन सी? अगर मोमेंटम कांस्टेंट अगर रहा तो वेलोसिटी ज्यादा, मास क्या होगा? कम होगा। लाइटर वेलोसिटी ग्रेटर मास, स्मॉल वेलोसिटी ग्रेटर मास, लार्ज वेलोसिटी स्मॉलर मास। ओके, तो इसका अगर हमने अगर ग्राफ अगर निकाला तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ m वर्सेस p का क्या आएगा? ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में आएगा। कहां पे? दैट इज द p इज कांस्टेंट। कब आएगा? p इज कांस्टेंट। ओके, तो फिर ये क्या होगा? दैट इज m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2, सो m1 by m2 that is equal to v2 by v1, m1 by m2 that is equal to v2 by v1, यानी जिसका अगर मास और वेलोसिटी का रिलेशन, स्पीड का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ द मोमेंटम इज रिमेन कांस्टेंट। अगर मास अगर कांस्टेंट अगर है, इफ मास इज कांस्टेंट, यहां पे इसको रब करते हैं, इफ मास इज कांस्टेंट, मास अगर कांस्टेंट अगर है, मास कांस्टेंट है, इफ m कांस्टेंट, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, m अगर कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा, यानी
P और V का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। P और V का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। V कांस्टेंट है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी इसका भी P और M का ग्राफ कैसा आएगा? फिर ये M कांस्टेंट। ओके, और उसके बाद V कांस्टेंट के लिए क्या होगा? V कांस्टेंट के लिए P और M का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, ये M कांस्टेंट, ये V कांस्टेंट और ये P कांस्टेंट। ओके, और लीनियर मोमेंटम यानी क्या होता है? अब ये तो होगा कंडीशन पे। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? जिसका मास ज्यादा है और जिसका स्पीड ज्यादा है उसका मोमेंटम ग्रेटर है। बॉडी possess the greater momentum for large massive body fast moving। बॉडी क्या है? मास ज्यादा है और उसका स्पीड भी क्या है? ज्यादा है, तो उसको क्या होगा? ग्रेटर मोमेंटम क्या करेगा? पोजेस करेगा। क्या करेगा? ग्रेटर मोमेंटम क्या करेगा? पोजेस करेगा। तो और मोमेंटम का जो यूनिट है, मोमेंटम का जो यूनिट है, वो मोमेंटम का यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम दैट इज किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, ये होगा SI यूनिट होगा, और CGS यूनिट क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। CGS यूनिट क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और थिस इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड, यानी इस पर से ये यूनिट पर से उसकी डेफिनेशन जो होगी, दैट इज लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स required to stop the body, force required to stop the body in unit time, force required to stop the body in unit time। ऐसे भी उसकी क्या होगी डियर स्टूडेंट? डेफिनेशन होगी, दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम। तो ऐसा भी उसका क्या होगा? डेफिनेशन होगी। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका, इसलिए हमने सेकंड लॉ के पहले मोमेंटम का कंसेप्ट लिया, क्योंकि सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम के रिलेटेड है, और जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बताया है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। जो इम्पोर्टेंट जो है नीट के एग्जाम, CET के एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप हमारे नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो डियर स्टूडेंट, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।